तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आइए हम पढ़ते हैं सिंप्लेक्स मेथड का तीसरा लेक्चर एंड द नेम ऑफ द लेक्चर इज बिग एम मेथड। तो आज के सेशन में हम बिग एम मेथड के बारे में हम बात करेंगे। पर फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि बिग एम मेथड क्या होता है, मतलब एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक्सपेरिमेंट भी क्या, आपकी बुक के अंदर जो बिग एम मेथड में जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, आइए उसे सॉल्व करके देखते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं मिनिमाइज, प्रॉब्लम मिनिमाइज करनी है हमें। z इज इक्वल टू फंक्शन है z इज इक्वल टू 12x1 प्लस 20x2। यहां तक आपको समझ आ गई, ठीक है। अब 6x1 प्लस 8x2 इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, 7x1 प्लस 12x2 इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 120, ठीक है। और x1 और x2 दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ आ गई। प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी है, फंक्शन हमें दे रखा है, उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। दो कंस्ट्रेंट्स हमें दे रखे हैं, दोनों इस बार दे रखे हैं ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, ठीक है। हमें उसे मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज। तो आइए फ्रेंड्स इसे सॉल्व करते हैं। आप जानते हो कि सिंप्लेक्स मेथड की कोई भी प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो आइए इसे कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या चीज है, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू के दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू के दोनों कंस्ट्रेंट्स हैं, हमें इन्हें कन्वर्ट करना होता है इक्वालिटी की फॉर्म में, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन था, ग्रेटर देन ये जो चीज है ये 100 से बड़ी है, ये जो इक्वेशन है ये 100 से बड़ी है, ठीक है। तो इसमें हम कर रहे हैं -s1, ठीक है। तो मैं इसे इसमें से मैं स्लैक वेरिएबल जो है वो माइनस कर रहा हूं, जिसे हम सरप्लस वेरिएबल भी कहते हैं, सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। तो मैंने ये -s1 कर लिया और इक्वालिटी का कंस्ट्रेंट आ गया यहाँ पे। सेम इसी तरह से ये 7x1 प्लस 12x2 ये बड़ा है, इट इज एक्स्ट्रा, ये बड़ा है 120 से, सरप्लस है, ठीक है। तो मैं इसमें से माइनस कर रहा हूं, ये सरप्लस वेरिएबल है, स्लैक वेरिएबल में माइनस कर रहा हूं, ठीक है। सो -s2, तो ये यहां पर आ जाएगा इक्वालिटी का सिंबल इक्वल टू 120, ठीक है। और आप जानते हो कि जो सिंप्लेक्स मेथड हम लगाते हैं उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, एज वी टॉकिंग टू अबाउट रियल लाइफ सिचुएशंस, तो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ऑल ऑफ देम दे आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पर x1 x2 और ये जो s1 है और जो s2 है, ये सभी वेरिएबल्स दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, मैं एक छोटा सा टेस्ट लेता हूँ। मैंने आपको सेकेंड लेक्चर की बात कर रहा हूँ, शायद सेकेंड लेक्चर के अंदर जो सिंप्लेक्स मेथड का सेकेंड लेक्चर था, उसमें बताया था कि प्रॉब्लम में ऐसा भी तो हो सकता है कि जो वेरिएबल है x1, सपोज कीजिए कोई वेरिएबल है, वो नेगेटिव भी उसकी वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अगर किसी प्रॉब्लम के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए, ठीक है, अगर किसी सिचुएशन के अंदर ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो आप उसे कैसे हैंडल करोगे। तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि हम उस वेरिएबल को लिख देते हैं डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स, x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ये वेरिएबल जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, तो अब ये तो कुछ भी हो सकता है। तो सिंप्लेक्स में तो ये चलेगा नहीं, बिकॉज सिंप्लेक्स में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ऑल ऑफ देम दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इसको दो वेरिएबल्स का डिफरेंस दिखा देते हैं। अब अगर ये नेगेटिव है तो x1 x2 से, मतलब x1 डैश छोटा होगा x1 डबल डैश से। अगर x1 पॉजिटिव है तो ये बड़ा होगा इससे, और अगर x1 जीरो है तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। ये मतलब जनरल मैंने आपको एक रिवाइज करवाया, ये मैंने आपको पहले समझाया था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। तो अब बस अब हम इसे एक टेबल बनाते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो टेबल याद है आपको कैसे बनाई जाती है। सबसे पहले तो हम वेरिएबल्स देखते हैं जो इस प्रॉब्लम में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर पहले तो हमें इक्वेशन मॉडिफाई करनी पड़ेगी। 12x1 प्लस 20x2 प्लस 0s1, ठीक है, प्लस 0s2 प्लस 0s1 प्लस 0s2, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस 0s1 प्लस 0s2, ठीक है। वहां पर थोड़ा जगह चाहिए होगा हमें, मतलब ये एक्सपेरिमेंट करने से ही मुझे लग रहा है शायद आपको बिग एम मेथड समझ आ जाएगा, सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट से समझाने की आपको जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो आइए फिर टेबल बनाते हैं हम। सबसे पहले वेरिएबल्स लिखते हैं, क्या है हमारे पास, x1 x2 s1 और s2, ठीक है। ये आगे यहाँ पे लिखेंगे बेसिस, बेसिस के नीचे वो चीज लिखी जाती है जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितनी भी
मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट हम 0 एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। बेसिस के नीचे उतने ही वेरिएबल्स होंगे जितनी नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स आपके पास है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये दो कंस्ट्रेंट्स की इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं जिनकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। बचपन से ही हमें मालूम है जितनी इक्वेशंस होगी उतनी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बेसिस में मैंने लिखा है S1 और S2, ठीक है। यहाँ पर CB क्या होता है, इन दोनों के कोफिशिएंट्स। ये हमारी जो प्रॉफिट है उसकी इक्वेशन, ठीक है। प्रॉफिट है या कॉस्ट कह लीजिए, ये CJ आ गया, यहां पर आ गया 12, 20, 0 एंड 0, ये, ठीक है। तो टेबल हमने तैयार कर रहे हैं। अब उसके बाद आइए इक्वेशंस देखते हैं। 6, 8 एंड -1, 0, ठीक है। और यहां पर B वैल्यू कितनी है, 100। ये बताता है रिसोर्स, ठीक है। ये आइडिया देता है हमें रिसोर्स का कि रिसोर्स कितना है या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना बन रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास 7, यहाँ पर है 12, माइनस S1 है तो 0, -1 एंड 120, ये चीज समझ आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं। ZJ की वैल्यू निकालते हैं। ZJ प्रॉफिट लॉस्ट पर कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर आप एक पीस X1 का बनाओगे तो कुछ S1 और S2 नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट वहां डिक्रीज करेगा। तो वो कितना होगा, सिंपली CB को X1 के कॉलम से मल्टीप्लाई करिए और जोड़िए। तो 0 × 6 प्लस 0 × 7, 0, 0 × 8 प्लस 0 × 12, 0, ऐसे सारे 0 आएंगे सारे। यहां पर क्या आता है, B कॉलम के अंदर टोटल प्रॉफिट एट प्रेजेंट, वो भी 0 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद आएगा CJ माइनस ZJ, यह नेट इवैल्यूएशन रो, कि जब आप कोई नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करोगे तो पुरानी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, उसकी वजह से लॉस इतना होगा। अब नया एक पीस बना रहा हूं तो उसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, 12 रुपीज बढ़ेगा, ठीक है ना। तो नेट चेंज कितना आएगा, नेट इवैल्यूएशन रो, ठीक है। तो नेट चेंज कितना है, CJ माइनस ZJ, सो इट विल बी 12 माइनस 0, 12, 20 माइनस 0, 20, 0, 0। समझ आ रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। मेरे ना मुंह से बार बार प्रॉफिट निकल रहा है, पर यहाँ पर प्रॉफिट की नहीं कॉस्ट की बात हो रही होगी, मे बी, शायद, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है वो मिनिमाइजेशन फंक्शन, आपको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो आइए आगे प्रोसीड करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पर चल क्या रहा है। मिनिमाइजेशन फंक्शन के अंदर आपको यहाँ पर जो नेट इवैल्यूएशन रो है उसमें चूज करना होता है सबसे बड़े मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव नंबर, सबसे बड़े मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव नंबर, ठीक है। बेसिकली ये जो हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि अगर हम एक यूनिट इसका X1 का या X2 का या S1 S2 का प्रोड्यूस करेंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट है उसमें कितना फर्क आएगा। अब वो हमें डिक्रीज करनी है, तो नेगेटिव सबसे बड़ा नंबर लेंगे हम जब आप चीजों को मिनिमाइज कर रहे हो। पर यहां पर देखिए आप, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर दिस इज +12, दिस इज +20, ठीक है। तो मतलब यहां पर तो आप इनमें से किसी को भी चूज नहीं कर सकते। तो मतलब देखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे ये हमारा ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो चुका है, ठीक है। ऑलरेडी जो वैल्यू है इट इज ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम आगे बढ़ ही नहीं पा रही। ये आपने पहला टेबल बनाया, पहला टेबल बना के मेथड ही फेल हो गया, ठीक है, मेथड ही फेल हो गया। आप मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हो, आप ऐसे X1 और X2 निकालने की कोशिश कर रहे हो जिसपे Z सबसे कम होगा, ठीक है। पर यहां पर तो मेथड ही फेल हो गया है, ठीक है ना। नाउ द क्वेश्चन इज ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। मतलब हमने सिंप्लेक्स मेथड जब पढ़ाना शुरू किया आपको बोला कि दुनिया की सभी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स जिनका सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सभी प्रॉब्लम्स सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व की जा सकती है। पर यहाँ पे तो मतलब मेथड फेल ही हो गया, ठीक है। एक्चुअली मेथड फेल नहीं हुआ, हमने एक गलती कर दी है बहुत बड़ी, ठीक है। एक्चुअली गलती क्या करी है हमने, मैंने आपको क्या बोला, अभी भी मैंने आपको बताया था कि ये बेसिस के नीचे क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि बेसिस के नीचे वो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यू हम निकाल रहे हैं, और एक होते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स। ये वो वेरिएबल्स हैं जिनको हम जीरो मान के चल रहे हैं। यहां तक आपको समझ आ गया। यानी कि जब आप ये टेबल ड्रॉ कर रहे हो तो आप X1 और X2 दोनों को जीरो मान के चल रहे हो, ठीक है। तो आइए दोनों की वैल्यू जीरो पुट करते हैं और देखते हैं S1 और S2 इनकी कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है।
तो जब आप इस इक्वेशन के अंदर x1 और x2 दोनों को 0 पुट करोगे तो s1 की वैल्यू क्या आएगी -100, ठीक है। जब आप x1 और x2 दोनों को 0 पुट करोगे तो s2 की वैल्यू आएगी -120। ये चीज आपने देखी, ठीक है। पर यहां पर नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शन देखिए, s1 और s2 दोनों ही ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए s1 और s2 हमने जब वैल्यू निकाली तो -100 और -120 निकल के आ रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एक इक्वेशन लिखी हुई थी 6x1 प्लस 8x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है। ये इक्वेशन लिखी हुई थी और आप पॉइंट क्या लेके चल रहे हो, x1 और x2 दोनों की वैल्यू आप क्या पुट कर रहे हो, 0,0 ये पुट कर रहे हो ना, x1 भी 0 x2 भी 0, ठीक है। तो यहां पर एक बार x1 को 0 पुट कीजिए, x2 को 0 पुट कीजिए, तो देखिए क्या आएगा 0 विच इज नॉट ग्रेटर देन 100, जो 100 से बड़ा नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम यहां आ रही है कि जो पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, जिस पॉइंट को लेके हम क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है, x को 0 मान रहे हो, x1 को 0 मान रहे हो, x2 को 0 मान रहे हो, तो जो पॉइंट आप लेके चल रहे हो वो पॉइंट फिजिबल रीजन में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज राजे, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि सिंप्लेक्स मेथड का जो सोल है, ठीक है, सिंप्लेक्स मेथड मतलब किस चीज को एक्सप्लॉइट करता है, ये मैंने आपको ना, मुझे अच्छे से याद है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये चीज बताई थी बहुत अच्छे से कि सिंप्लेक्स मेथड वो क्या चीज है जिसे सिंप्लेक्स मेथड एक्सप्लॉइट करता है, एक्सप्लॉइट, ठीक है। सिंप्लेक्स मेथड एक ऐसा फैक्ट है जिसे एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है। वो फैक्ट क्या है, क्या कि बेसिकली क्या चीज है, सपोज कीजिए ये हमारा फिजिबल रीजन है, दिस इज अवर फिजिबल रीजन, ठीक है, ये हमारा फिजिबल रीजन आ गया, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है फंक्शन की और जो मिनिमम वैल्यू होती है फंक्शन की, ठीक है, कोई भी फंक्शन ले लीजिए आप, देखिए कंस्ट्रेंट्स आपको दे रखे हैं x1 ग्रेटर देन 0, x2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया। फिर आपको दो इनइक्वालिटीज दे रखी हैं कि दिस इज लेस देन समथिंग, दिस इज लेस देन समथिंग, तो ये एक फिजिबल रीजन आ गया, ठीक है, ये एक फिजिबल रीजन आ गया। अब कोई से भी इक्वेशन है, कोई से भी इक्वेशन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू, इट विल ऑलवेज लाई एट द कॉर्नर ऑफ द फिजिबल रीजन, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर आप निकालोगे, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अगर आप निकालोगे, वो हमेशा ही किसी ना किसी कॉर्नर पे लाई करेगी, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड क्या करता है, सबसे पहले आप किसी भी कॉर्नर पे, आप जो फिजिबल रीजन है उसका कोई भी कॉर्नर आप एज्यूम करते हो और z की वैल्यू आप निकालते हो, ठीक है। तो आप किसी भी कॉर्नर पे, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कॉर्नर क्या होता है, ओरिजिन, ठीक है। आप x1 और x2 दोनों को 0 एज्यूम करते हो, आपने x1 को 0 एज्यूम किया, आपने x2 को 0 एज्यूम किया, आप इस ओरिजिन के ऊपर अभी खड़े हुए हो और आपने जो आपका फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है, आपने उस फंक्शन की वैल्यू निकाली, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखते हो क्या कि अगर मैं दूसरे पॉइंट्स पे जाऊं, अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊं, अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊं, या अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊं, तो इस पॉइंट पर जाने से मेरे इस फंक्शन z की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। आप ये चीज फिगर आउट करने की कोशिश करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आप, जब आपको पता लगता है कि यार अगर मैं इस पॉइंट पे जाऊं, ठीक है, तो मेरी x की वैल्यू इंक्रीज करेगी, या अगर मैं इधर जाऊं तो मेरी z की वैल्यू इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो फिर आप उस पॉइंट पे जाते हो, फिर आप दोबारा, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, ठीक है, जो हम निकालते हैं cj माइनस zj, आप वो टेस्ट दोबारा परफॉर्म करते हो कि अगर मैं किसी और पॉइंट पे जाऊं तो मेरी z वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, आप दोबारा चेक करते हो, ठीक है। तो ऐसे आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर से तीसरे कॉर्नर, इस तरह से आप चलते रहते हो, ठीक है। फाइनली आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हो जहां पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो आपको मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाती है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मेथड ऐसे काम करता है, ठीक है। मोरओवर जो ये फिजिबल रीजन है, ये ड्रॉ कैसे किया जाता है, मतलब आप एक इक्वेशन जो दे रखी है उसकी लाइन आप ड्रॉ करते हो, जो इक्वेशन आपको दे रखी है आप उसकी लाइन ड्रॉ करते हो,
उसके बाद अगर इक्वेशन के अंदर लेस देन इक्वल टू समथिंग है, लेस देन इक्वल टू 100 है, तो आप वो वाला एरिया लेते हो जो ओरिजिन की तरफ होता है, जो ओरिजिन की तरफ होता है, ठीक है। पर अगर इक्वेशन में ग्रेटर देन इक्वल टू सपोज कीजिए 50 है, ठीक है, तो आप कौन सा एरिया लेते हो? दैट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, दैट इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन उसका हिस्सा नहीं होगा। और वही चीज यहां पर हो रही है, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर जो इनइक्वालिटी थी दैट वाज ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है, या ग्रेटर देन इक्वल टू 120, ठीक है। तो जब आप उन इक्वेशंस को ड्रॉ करोगे, रैंडमली कह रहा हूं मैं, रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन आ गया, here we have x1, here we have x2। तो जब आपने इक्वेशंस आपने ड्रॉ करी, उसके बाद जब आप एरोस ड्रॉ करोगे तो इस साइड वाला रीजन नहीं होगा, वो दूसरी साइड वाला रीजन होगा, दूसरी साइड वाला रीजन। मतलब इस केस में जो फिजिबल रीजन आएगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस, कुछ इस प्रकार, ये वाला, ये वाला, दिस विल बी द फिजिबल रीजन, ये वाला, ठीक है। मतलब कि कुल मिला के जो ओरिजिन है वो फिजिबल रीजन का हिस्सा नहीं होगा, ठीक है। तो अब सिंपलेक्स मेथड काम कैसे करता है कि आप किसी भी फिजिबल रीजन के किसी भी कॉर्नर पे आप बैठते हो, z की वैल्यू निकालते हो और उसके बाद आप उसे इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। पर जब आप x1 और x2 दोनों को 0 पुट करोगे तो यानी कि आप ओरिजिन पे खड़े हो, ओरिजिन पे, ठीक है। अब यहां पर आपने z की वैल्यू निकाल ली, अब आप इसे इंप्रूव कैसे करोगे? क्योंकि आप तो फिजिबल रीजन के बाहर हो, ठीक है। सो सिंपलेक्स मेथड इट कांट बी अप्लाइड हियर, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसके लिए हमें ये वाला पॉइंट खोजना पड़ता है, ये वाला या फिर ये वाला, मतलब कि हमें फिजिबल रीजन का कोई कॉर्नर ढूंढना पड़ता है। और ऐसे में हम मदद लेते हैं बिग एम मेथड की, ठीक है। बेसिकली क्या चीज है, आपको जो फिजिबल रीजन है, ठीक है, आपको वहां के किसी पॉइंट के बारे में आपको पता करना है, आपको किसी पॉइंट से शुरू करना है जो फिजिबल रीजन में एग्जिस्ट करता हो। समझ आ रहा है? ठीक है। तो इस बार हम x1 x2 दोनों को 0 नहीं ले सकते, ये चीज आपको समझ आ रही है? तो एक छोटे सा बेसिकली बिग एम मेथड क्या है, सारा कुछ सिंपलेक्स मेथड जैसा है, कोई भी फर्क नहीं है। पर जब ग्रेटर देन इक्वल टू समथिंग वाली कंस्ट्रेंट आ जाती है तो आपका नॉर्मल सिंपलेक्स मेथड काम नहीं करता। आपको एक ट्रिक, वर्ड यूज कर रहा हूं ट्रिक, ठीक है, आपको एक ट्रिक का प्रयोग करना पड़ता है। आपको एक जुगाड़ वर्ड यूज यहां पर यूज कर रहा हूं मैं, जुगाड़ का आपको प्रयोग करना पड़ता है सिंपलेक्स मेथड की टेबल को शुरू करने के लिए, ठीक है। और एक बार जब वो शुरू हो जाती है, ठीक है, सिंपलेक्स मेथड की जो टेबल है वो बननी शुरू हो जाती है, तो उसके बाद फिर आपकी जो कैलकुलेशन है वो अपने आप प्रोसीड करनी शुरू हो जाती है। समझ आ रहा है यहां तक आपको? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ठीक है। ऐसे ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाली कंस्ट्रेंट की प्रॉब्लम बताइए। ऐसे ही इक्वल टू वाला, जैसे सपोज कीजिए वी हैव x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो अब यहां पर भी आपको दिक्कत आएगी, बिकॉज सपोज कीजिए x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 100। अब यहां पर भी आपको प्रॉब्लम आएगी, क्यों? क्योंकि यहां पर जब आप वो लाइन ड्रॉ करोगे, जब आप ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे तो जो पॉइंट है क्वेश्चन में दे रखा है, इट विल लाई, जो x1 x2 की वैल्यूज हैं, इट विल लाई ऑन दिस वेरी इक्वेशन, ऑन दिस वेरी लाइन ओनली। अगेन ओरिजिन इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर से आपका जो सिंपलेक्स मेथड है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं कि जब इस तरह की प्रॉब्लम ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर सिर्फ इक्वल टू वाली प्रॉब्लम जब आती है तो आप उसे किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। इट्स रियली वेरी सिंपल, बहुत जरूरत से ज्यादा आसान है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आई होप आपने फर्स्ट लेक्चर आपने देख रखा होगा सिंपलेक्स मेथड का। फर्स्ट लेक्चर जो मैंने मेरी वेबसाइट पे, मेरी मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है। फर्स्ट लेक्चर इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, 1 और 40 मिनट्स शायद उसकी ड्यूरेशन है। आप उस लेक्चर को देख लीजिए एंड आई थिंक दैट्स द ओनली वीडियो ऑन यूट्यूब ऑल्सो। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है दैट्स द ओनली वीडियो जो आपको सिखाएगा, जो आपको कंसेप्ट बताएगा कि सिंपलेक्स मेथड एक्चुअल में कैसे काम करता है। मतलब मैंने उस वीडियो में एल्गोरिथम रटा नहीं रखा, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी लोग एल्गोरिथम रटाते हैं, ठीक है ना, सभी टीचर्स रटाते हैं, पर मैंने आपको समझाया है उसके अंदर कि किस तरह से काम करता है, कंसेप्ट क्या है सिंपलेक्स मेथड का। मतलब अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख रखा है तो आप प्रिसाइजली जानते हो कि डेंजिंग जी जिन्होंने मेथड बनाया था उनका दिमाग कैसे काम करता है,
ठीक है। और सेकेंड लेक्चर के अंदर फिर हमने 1 और उसकी ड्यूरेशन थी, हमने एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखा है सिंप्लेक्स मेथड से, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अब इसमें वो ट्रिक क्या है, ठीक है। अब एक्चुअली देखिए, x1 x2 को 0 पुट करते हैं, s1 की वैल्यू -100 आ रही है, s2 की वैल्यू -120 आ रही है, और ये कंडीशंस वॉइड हो रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारा प्रॉब्लम है वो आगे मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। s1 -100, s2 -20, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी प्रॉब्लम मूव नहीं कर पा रही, ठीक है। तो एक छोटी सी ट्रिक क्या है कि जब भी आपके पास कोई ऐसा वेरिएबल हो जो नेगेटिव आ रहा है, तो आप उसे एक्सप्रेस करते हो एज ए डिफरेंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हम जैसे उसको एक्सप्रेस कर रहे थे एज x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, ठीक है। तो यहां पर हम एक नया वेरिएबल लेके आते हैं जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। जिसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल वेरिएबल। इमेजिनरी वेरिएबल होता है, पूरी तरह से इमेजिनरी, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, प्रॉब्लम से किसी तरह से रिलेट नहीं कर रहा है, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, इट्स प्योरली इमेजिनरी, इट्स प्योरली आर्टिफिशियल, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, यहाँ पर -s1 है ना, ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर मैं एक वेरिएबल ऐड कर रहा हूं +a1, ठीक है। यहाँ पर ये -s2 है, 7x1 + 12x2 -s2, ठीक है। एक वेरिएबल ऐड कर रहा हूं +a2, ठीक है। वेयर अब जैसे x1 x2 s1 s2 ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसी तरह से a1 और a2 भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये चीज आपको समझ आ रही, ये चीज आपको क्लियर हो रही, ठीक है। तो अब क्या किया मैंने, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको थोड़ा दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैसे हमारे पास इक्वेशन थी 6x1 + 8x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर कैसे आओगे आप, 6x1 + 8x2, अब ये 100 से बड़ा है, तो -s1 = 100, ठीक है। अब इस तरह से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करी, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, ठीक है। तो इसमें मैं एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जिसका कोई मतलब नहीं है, मैं ऐड कर रहा हूं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम को किक स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, मैं एक आर्टिफिशियल वेरिएबल इसमें और ऐड कर रहा हूं विच इज a1, ठीक है। तो 6x1 + 8x2 -s1 + a1 = 100, ये चीज समझ आ रहा है। अब मैं आपसे एक बहुत ही मतलब घिसा पिटा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मतलब कुछ ज्यादा ही मतलब कॉमन सेंस की भी जरूरत नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन आपको ऊपर नजर आ रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, ये नीचे वाली क्वेश्चन भी आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सही है। क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके ये बता सकते हो कि a1 की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1? a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू क्या है? a1 की वैल्यू है 0, z0, ठीक है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टू फेज मेथड, अभी टू फेज रूल कह रहा था मटेरियल साइंस वाला, ठीक है। टू फेज मेथड जो इससे अगला लेक्चर होगा या उससे जो अगला लेक्चर होगा, वहां पर यही मेन चीज है कि a1 की वैल्यू 0 है, मेन चीज यही है, ठीक है। सेम डिट्टो सेम इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास दूसरी क्वेश्चन क्या थी? हमारे पास दूसरी क्वेश्चन थी 7x1 + 12x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 120, ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन थी। तो हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया था? 7x1 + 12x2, अब ये सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, 120 से ज्यादा तो माइनस करना पड़ेगा, -s2 = 120। अब जब इस तरह से करके सॉल्व करने की कोशिश करी तो हुआ नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, मैं इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड कर रहा हूं 7x2 + 12x2 -s2 + a2 = 120। ये दो इक्वेशंस आपको नजर आ रही हैं। क्या आप इन दोनों इक्वेशंस की मदद से क्या आप a2 की वैल्यू मुझे बता सकते हो क्या है? a2 की वैल्यू क्या है? a2 की वैल्यू है 0, a2 की वैल्यू क्या है? 0। समझ आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर आपने a1 और a2 की वैल्यू बाद में निकाली, ठीक है, और हम निकालेंगे भी, और वो 0 के अलावा कुछ और निकल आई, मतलब 1 2 3 4 कुछ भी निकल आई, 0 नहीं है, कुछ भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि या तो आपकी कैलकुलेशन गलत है, ठीक है। पहली चीज तो ये हो सकता है आपकी कैलकुलेशन गलत हो,
या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि जो जो इक्वेशंस का जो सिस्टम है इनका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, दे हैव गॉट नो पॉसिबल सॉल्यूशन, उनका कोई भी सॉल्यूशन उनका नहीं है, ठीक है। तो अगर a1 और a2 की वैल्यू बाद में ठीक है, अगर जीरो के अलावा कुछ और निकल के आती है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि या तो आपने कैलकुलेशन में गलती कर दी है, या फिर जो हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है इट हैज गॉट नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। जो इक्वेशंस है मतलब वो एक दूसरे से कंसिस्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना, समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो a1 और a2 भाई ये बड़ी गूढ़ चीज है। तुम सोच रहे हो कि यार मैं इस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं, बिकॉज यही वो चीज है जो आगे जो टू फेज मेथड आएगा उसके अंदर हम इसी चीज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इसी एक पॉइंट का कि a1 भी जीरो है a2 भी जीरो है, ठीक है। और अगर a1 a2 की किसी की भी वैल्यू अगर जीरो नहीं आ रही, आपने कुछ और निकाल दिया, तो यानी कि मतलब द सिस्टम हैज गॉट नो सॉल्यूशन, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो अब क्या चीज है, हमने इसको मतलब कन्वर्ट कर लिया। अब कई बार क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो 6x1 प्लस 8x2 इज इक्वल टू 500, ठीक है, 500 ये चीज सपोज कीजिए आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम एक आर्टिफिशियल वेरिएबल जोड़ेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। 6x1 प्लस 8x2 प्लस a3 इज इक्वल टू 500 समझ आ रहा है। तो अगर तो ग्रेटर देन इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट हो या फिर इक्वल टू वाला कंस्ट्रेंट हो, इन दोनों केस में आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आर्टिफिशियल वेरिएबल आपको जोड़ना पड़ता है, तभी आप प्रॉब्लम को आगे खिसका पाओगे, आगे सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है सर, अब समझ आ गए। अब आगे बताओ आगे क्या करना है, ठीक है। आगे आपको यह करना है कि आप जब सिंप्लेक्स की टेबल बनाओगे तो जिन जिन इक्वेशंस के अंदर आपने आर्टिफिशियल वेरिएबल आपने लगाए हैं, आप पहले उनकी वैल्यू आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मतलब मैं जैसे सिंप्लेक्स की टेबल बनाता था तो S1 और S2 निकालता था पहले, अब मैं S1 S2 की बजाय आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 और A2 निकालूंगा, ठीक है। अभी भी इसके अंदर एक गड़बड़ है, एक चीज की अभी भी कमी है, क्या आप बता सकते हो? एक काम हमने अभी भी छोड़ रखा है, सिंप्लेक्स की टेबल बनाने से पहले हमें वो काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम सिंप्लेक्स की टेबल ही नहीं बना पाएंगे। हमने जो वेरिएबल्स हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 और A2, इससे जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिससे हमें मिनिमाइज करना है, उसके अंदर तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये प्लस 0s1 प्लस 0s2, ठीक है, ये मिनिमाइज z। अब क्या चीज है, आप चाहते हो कि जब सिंप्लेक्स की टेबल आप सॉल्व करो, ठीक है, तो उसमें A1 और A2 उसमें प्रेजेंट ना हो, ठीक है। अंदर ही अंदर हम क्या चाहते हैं कि जब हम सिंप्लेक्स की टेबल बनाएं और हम उसे सॉल्व करें तो A1 और A2 उस टेबल में प्रेजेंट ना हो, ठीक है। एक्चुअली क्या चीज है, जो वेरिएबल उस टेबल में प्रेजेंट नहीं होता, जो वेरिएबल उसमें बेसिक नहीं होता, बेसिक यानी कि जो वेरिएबल नॉन बेसिक है, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से जानते हो कि जो भी वेरिएबल्स टेबल में प्रेजेंट नहीं है उनकी वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, दे आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल। और हमने यहाँ पर A1 और A2 खुद जोड़े हैं, ये प्रॉब्लम का हिस्सा नहीं है, और हम जानते हैं A1 और A2 की वैल्यू दोनों की क्या है, जीरो, ठीक है ना। तो हमारा अल्टीमेट मोटिव क्या है कि हमें इनको टेबल से बाहर निकालना है, ये टेबल में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसका जो बेस्ट वे आउट है क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या ये जो मिनिमाइज की इक्वेशन है, मतलब जो कॉस्ट की इक्वेशन है, इसको कम करना है, मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, प्लस MA1 प्लस MA2, ठीक है। ये जो प्रॉफिट की इक्वेशन है, सॉरी कॉस्ट की इक्वेशन है जिसे हमें मिनिमाइज करना है, उसमें हमें 12x1 प्लस 20x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस MA1 प्लस MA2 वेयर M इट इज अ वेरी वेरी बिग नंबर, ठीक है, जहां पर M एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। दैट्स व्हाई द मेथड इज कॉल्ड बिग M मेथड। समझ आ रहा है कि बिग M मेथड को बिग M मेथड क्यों कहते हैं, बिकॉज द M इट इज रियली वेरी वेरी बिग नंबर। मतलब आपको यहां पर कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद अपने हाथ से कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेशन परफॉर्म करो, तो आपको कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, बस M की वैल्यू अपने दिमाग में रखना कि M एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, ठीक है। अगर आप
कंप्यूटर पे अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो तो m की वैल्यू आप बहुत बड़ा नंबर डाल दोगे, जो इतना बड़ा जो आपका कंप्यूटर संभाल सकता है उतना बड़ा आप नंबर डाल दोगे। पर अगर आप खुद कैलकुलेशन बाय हैंड अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो m मतलब लिखने की जरूरत नहीं है m की कोई वैल्यू, बस खाली m मतलब समझ जाना कि एक बहुत बड़ा नंबर है। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। तो जब अब ये मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने प्लस एम ए वन प्लस एम ए टू लिखा, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम में z को छोटा करना है और m एक बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है। तो अगर मुझे इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना है तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि a1 भी 0 होना चाहिए और a2 भी 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी कुछ वैल्यू आ रही है तो उसके आने से मतलब z जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। ठीक है, तो क्योंकि मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम थी तो यहां पर मैंने a1 और a2 दोनों के कोएफिशिएंट्स रखे हैं प्लस m, प्लस बहुत ज्यादा बड़ा नंबर। ठीक है, अगर ये एक मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, अगर प्रॉफिट की क्वेश्चन होती है और हमें उसे मैक्सिमाइज करना होता, ऐसे में मैं a1 और a2 दोनों के कोएफिशिएंट्स रखता माइनस m। ठीक है, मतलब अगर a1 a2 की कोई वैल्यू आई तो उससे मतलब z की वैल्यू एकदम से ड्रॉप कर जाएगी। ठीक है, तो फिर a1 और a2 अपने आप 0 बनेंगे ताकि ये चीज ना हो। ठीक है, तो अगर तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है तब आप कोएफिशिएंट रखोगे a1 a2 के प्लस है, बहुत ज्यादा बड़े नंबर। ठीक है, और अगर मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम है तो आप a1 और a2 के कोएफिशिएंट रखोगे माइनस m, मतलब a और a1 और a2 अगर इसकी कोई वैल्यू आई तो आपका z एकदम से ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, तो अपने आप ही एल्गोरिथम इस तरह से चलेगा कि a1 और a2 सबसे पहले इक्वेशन से बाहर हो जाएंगे अपने आप। समझ आ रहे हैं यहां तक? ठीक है, तो हम ये काम कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए अब इसको भी यहाँ पे क्योंकि टेबल बनानी है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं प्लस एम ए वन प्लस एम ए टू, ये चीज समझ आ गया? ठीक है, तो आइए फिर अब इक्वेशन बनाना हम शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ 3-4 टेबल्स बनानी है, अब यहाँ पे बनेंगे कैसे वो। ठीक है, तो आइए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे ऊपर तो हम लिखेंगे सी जे और फिर हम लिखेंगे बेसिक। ठीक है, यहाँ बेसिस, और यहाँ पर हम लिखेंगे कोएफिशिएंट्स x1 x2 s1 s2, उसके बाद आएगा a1 a2। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा b, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा थीटा अगर रिक्वायर्ड हुआ तो। ठीक है, मैं देख रहा था थीटा स्क्रीन से बाहर तो नहीं जा रहा ना कि स्क्रीन से बाहर हो जाए। ठीक है, उसके बाद यहां पर आ जाएगा सी बी, मतलब जो चीजें हम मैन्युफैक्चर करेंगे उनका मतलब उनका कोएफिशिएंट। क्लियर है? अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो यानी कि दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे हम, और सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की। तो यहां पर आएगा a1 और a2। ठीक है, ऊपर आइए सबके कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। सो इट इज 12x1 प्लस 20x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो प्लस m आ रहा है, प्लस m, दीज आर कोएफिशिएंट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर a1 a2 इनके कोएफिशिएंट भी क्या है? m। ये चीज समझ आ गई? आइए अब इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास है ये 6 8 यहाँ पर 8 है, माइनस s1 s2 का कोएफिशिएंट है 0। ठीक है, उसके बाद प्लस a1 फिर इसका 0 एंड देन इट्स 100, ये चीज। और यहां पर आ गया फिर हमारे पास सेकंड में 7x1 12x2, s1 का कोएफिशिएंट है 0, s2 का है -1, फिर a1 का 0, a2 का है +1 एंड देन वो है 120, ये चीज समझ आ गया? ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन बना लिया। अब आइए फिर zj वैल्यू निकालते हैं। टेबल मैं बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा जो भी लोग डायरेक्टली बिग एम मेथड देख रहे हैं, मतलब पहला वीडियो देखिए, पार्ट 1 देखिए, 1 और 40 मिनट्स का है पार्ट, उसके अंदर पूरा कंसेप्ट मैंने आपको सिंप्लेक्स का समझाया, आपको कभी एल्गोरिथम रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 1 और का है, उसमें हमने एक क्वेश्चन प्रॉपर्ली सॉल्व करके देखा डिटेल में। ठीक है, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी सिंप्लेक्स मेथड के अंदर इन दोनों को देखने के बाद। फिर इस सेशन में बिग एम मेथड करा, तो एक बार वो दो मेथड जरूर, 2 लेक्चर जरूर देख लेना, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको पता है, इसको इनसे मल्टीप्लाई करके जोड़ के लिखना है यहाँ पे। तो आइए करते हैं फिर। तो ये आ जाएगा 6m + 7m, सो इट्स 13m।
ठीक है, यहां पर आ गया 12 प्लस 8 20m, ये m इंटू ये आ गया माइनस m, ये आ गया यहां पर माइनस m, ठीक है, ये यहां पर आ गया m, दिस इज m, दिस इज m, एंड द टोटल प्रॉफिट और टोटल कॉस्ट इट इज 220m, ये चीज समझ आ गए, ठीक है। तो ये हमने कंट्रीब्यूशन लॉस हमने निकाल लिए, ठीक है। अब आइए CJ माइनस ZJ निकालते हैं। सो इट इज 12 माइनस 13m, 20 माइनस 20m, ठीक है, और यहां पर आ गया हमारे पास 0 माइनस माइनस m यानी प्लस m, ये आ गया 0 माइनस माइनस m यानी प्लस m, यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 0, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। तो अब हमें क्या है, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर हमें इस रो में सिलेक्ट करना है, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो यहां पर है माइनस 13m, ठीक है, और यहां माइनस 20m, m इज रियली वेरी बिग नंबर, यहां पर हम उसे 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहां 20 से कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे बड़े मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव नंबर हमें चूज करना है, तो मैं इसे चूज कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा की कॉलम, जो की कॉलम, ठीक है, और ये x2 ये हमारा की वेरिएबल, ये है हमारा इनकमिंग वेरिएबल, मतलब इसकी ये हमारे इस टेबल के अंदर आएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि x2 कितना मैन्युफैक्चर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आएगा 100 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। कैलकुलेशन हमें बहुत ध्यान से बहुत आराम से करनी पड़ेगी, हमें कहीं पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। सो 100 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया 25 बाय 2, ये आ गया 12.5, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 8, ये आपको पता है ना, बी कॉलम से, जो बी कॉलम है वहां पे, उससे हम जो हमारा की कॉलम है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे इससे, सो बी डिवाइडेड बाय की कॉलम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 25 बाय 2 यानी 12.5, ठीक है, और ये आ गया 120 बाय 12, सो इट इज 10। तो सबसे मिनिमम नॉन नेगेटिव नंबर आप चूज करते हो, सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर आप चूज करते हो, ठीक है। तो मैं इसे चूज कर रहा हूं, ठीक है। तो ये आ गया, ये जो A2 आपको नजर आ रहा है, A2 दैट्स अवर आउटगोइंग वेरिएबल, ये बाहर निकलेगा, x2 सिस्टम के अंदर आएगा, A2 बाहर निकलेगा। तो नई टेबल अब हमें ड्रॉ करनी है। अब उसके बाद ये जो 12 आपको नजर आ रहा है, 12, ठीक है, दिस इज अवर की एलिमेंट, या इसे पिवट भी बोलते हैं। अगली नेक्स्ट टेबल के अंदर ये एलिमेंट 1 होगा, और इसके बाकी के इस कॉलम में जो बाकी एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये जो 8 है इसकी जगह 0 आएगा, ठीक है। तो आइए फिर करें। क्लास में पढ़ाना ऑनलाइन मतलब वीडियोस में पढ़ाने से बहुत आसान है, बिकॉज अगर मैंने टेबल में कोई गलती कर दी, ठीक है, तो होगा ये कि मैं तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाद जब कोई बच्चा मतलब उस गलती को नोटिस करेगा, मैं ये नहीं कह रहा जब कोई वीडियो देखेगा तो चलेगा, मतलब जब कोई स्टूडेंट उस गलती को नोटिस करेगा, फिर वो 2 महीने बाद कमेंट्स में डालेगा सर इसमें ये गलती हो रखी है, ठीक है, एंड दैट्स रियली वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में। तो इससे ना आपकी क्रेडिबिलिटी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मुझे याद है मैंने थ्योरीज ऑफ फेलियर का मैंने एक वीडियो बनाया था, इट वॉज रियली वेरी बिग हिट, स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आया, बच्चों ने कहा कि सर हमने थ्योरीज ऑफ फेलियर इस तरह से कभी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो मैंने पूरी टेबल वेबल बना रखी है, मैंने सारा कुछ बिल्कुल बढ़िया समझा रखा है, और उसके अंदर ना एक थ्योरी ऑफ फेलियर में पता नहीं प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, माइनस की जगह प्लस कर दिया, और पता नहीं उस पर कितने व्यूज आ रहे हैं, कितने लाइक्स आ रहे हैं, बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं। फिर किसी ने नोटिस किया उसमें कि यार इसकी जगह तो ये होना चाहिए, फिर मेरे को भी मिल रहा है, अरे भाई तो सही कह रहा है बिल्कुल, ठीक है ना। फिर मैंने अब उस वीडियो को रिमूव करना, इट वॉज रियली वेरी कॉस्टली फॉर मी, ठीक है ना। तो फिर मैंने उसके नीचे कमेंट्स में लिख दिया कि यार इस चीज़ को रेक्टिफाई कर लेना बस, ठीक है ना। वीडियोस में आप गलती को सुधार नहीं सकते, और मेरी वीडियोस तो वैसे बिल्कुल रॉ होती है, जैसे मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाता हूँ, बस यहाँ पे बीच में जैसे क्लास में तो बच्चे टोक देते कि सर ये गलती हो गई है, ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसे बताने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये अब हमें इस अगली दोबारा टेबल बनानी है हमें, और हमें ये जो 12 है इसे 1 बनाना है, ठीक है। तो सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम पूरी की पूरी रो है हम उसे 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आइए फिर एक नई टेबल हम ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पर आ गया हमारा बेसिस, ठीक है, here we have x1, here we have x2, s1, s2। अब ये क्या है A2, ठीक है, A2 बाहर निकल रहा है,
तो A2 अब दोबारा आएगा नहीं पिक्चर में। A2 देखो, जब आप सिंपलेक्स टेबल बनाते हो तो जो नॉर्मल वाले वेरिएबल्स है वो आते जाते रहते हैं। मतलब x1 आ गया, हो सकता है फिर निकल जाए, x2 आ गया, हो सकता है टेबल से बाहर निकल जाए, और निकल गया फिर वापसी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं वो एक बार निकल गए तो वो कभी वापसी नहीं आते। उसका रीजन ये है कि इक्वेशन हमने इस तरह से बना रखी है, अब यहां पर मिनिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर a1 निकल गया मतलब a1 की वैल्यू हमने 0 कर दी, अगर वो वापस आ रहा है, अगर फिर से उसकी कुछ वैल्यू आ रही है ना, ठीक है, तो ये मिनिमाइज करना है ना, z एकदम से शूट अप हो जाएगा, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। पर ये सिंपलेक्स मेथड की खास बात है कि अगला जो सॉल्यूशन आता है दैट इज एन इंप्रूव्ड वन। मतलब आपने कोई वैल्यू निकाली है ना, तो अगली टेबल के अंदर उसकी वैल्यू और इंप्रूव होएगी या सेम रहेगी, ठीक है। वैल्यू मतलब डिप्लीट नहीं कर सकती। अगर मिनिमाइज कर रहे हो तो अगली वैल्यू कम आएगी या बराबर आएगी पर बढ़ नहीं सकती, ठीक है। सो इस चीज की वजह से मतलब सिंपलेक्स मेथड इस तरह से डिजाइंड है कि एक बार आर्टिफिशियल वेरिएबल एक बार बाहर निकल गए तो दोबारा नहीं आएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप ये A2 वाला जो कॉलम है, कॉलम, ये पूरा का पूरा कॉलम ही आप उड़ा सकते हो, टेबल से बाहर निकाल सकते हो, ये दोबारा नहीं आने वाला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आइए फिर हमने कर दिया S1 x2 S1 S2, उसके बाद आ जाएगा A1 और B कॉलम आपको A2 आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। उसके बाद इनके प्रॉफिट आ जाएंगे 12 20 एंड देन वी गॉट 0 0 m, ठीक है। अब बेसिक में हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे A1 बना रहे हैं और A2 की जगह क्या आ रहा है, x2 बना रहे हैं हम। इनके कोफिशिएंट्स हैं m c b की हम बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट ऑफ बेसिस, ठीक है। A1 का कोफिशिएंट है m, x2 का कोफिशिएंट है 20, ये चीज। सो दिस इज आवर टेबल, सही है यहां तक, ठीक है। तो अब क्या चीज है, हम इस पूरी की पूरी रो को 12 से डिवाइड करेंगे, तो उससे क्या होगा, यहां पर 1 बन जाएगा जो हमें बनाना है, ठीक है। तो ये यहां पर हम, ये आ गया 7/12, ठीक है। 12/12 ये 1 आ गया, 0/12 0 आ गया, -1/12 आ गया, ठीक है। एंड हियर वी गेट अ 0, और ये 120/12 ये आ जाएगा 10, ये चीज समझ आ गया यहां तक, ठीक है। अब क्या चीज है, हमें यहां पर 8 आपको नजर आ रहा है, हमें इसे 0 बनाना है, 0। तो 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 8 -12 है, ये नीचे 12 है, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय वी कैन डू इज 12 है 2/3, ठीक है। तो इससे ये कटेगा, आ गया 4 टू द 8 8 - 8 क्या आ गया, 0 आ गया, ये चीज क्लियर हो रही है आपको, यहां तक समझ आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मतलब कुछ बुक्स के अंदर मेंशन भी होता है, FR लिखा होता है, FR मतलब फिक्स्ड रेशियो। आपने 2/3 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाले इक्वेशन को 2/3 से मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले इक्वेशन में से माइनस कर दिया सभी वेरिएबल्स को, ठीक है। नीचे जो इक्वेशन आपको नजर आ रही है आप उसे 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए और ऊपर वाले इक्वेशन में से माइनस कर दीजिए सभी वेरिएबल्स के लिए, ठीक है। वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, कोफिशिएंट्स की बात नहीं कर रहे, ये जो बीच में जो अंदर वाली वैल्यूज हैं सिर्फ इनकी बात कर रहे हैं, सिर्फ इनकी, ठीक है। तो आइए फिर करते हैं, शुरू करते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग इज, यहां पर देखिए, यहां पर क्या आएगा, 6 -7 × 2/3, ठीक है। तो ये आ गया 6 3 द 18 -14 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, सो इट इज 4/3, ये आ गया हमारे पास 4/3। यहां तक सही है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब उसके बाद चेक करने के लिए दोबारा करते हैं, 8 - 12 × 2/3, ठीक है। तो 4 टू द 8 ये भी आ गया 0। सो अब यहां पर हमें 0 चाहिए था, 0 हमने बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद आइए यहां पर देखते हैं -1, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, -1 -0 × 2/3, तो यहां पर -1 ही रहेगा, ठीक है। यहां पर आ गया हमारे पास, यहां पे क्या आएगा, 0 - 1 × 2/3, सो इट विल बी -2/3, यहां पर आएगा -2/3, नहीं 0 -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, 2/3, समझ गए ना, माइनस प्लस हो जाएगा, यहां पर है 0 -1 यानी प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस, ठीक है। सो इट विल बी 2/3, ठीक है, बच गया नहीं तो गलती हो जाती, ठीक है ना। अब यहां पर आ गया 1 - 0 × 2/3, तो यहां पर 1 रहेगा, ठीक है।
और यहां पर है हमारे पास क्या है 100 माइनस 120 इंटू 2/3, तो ये कटा इससे आ गया 40, 100 माइनस 80 ये आ गया 20, ये चीज तो यहां पर आएगा 20। ये समझ आ गया यहां तक भाई? कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करना, और सिंपलेक्स मेथड का क्वेश्चन सिर्फ तभी सही निकलेगा जब तुम साफ सुथरा काम कर रहे हो, ठीक है? मतलब मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा था, क्वेश्चन निकल ही नहीं रहा था ठीक है, फिर मैंने सोचा मैंने यार थोड़ा टाइम लगेगा, साफ सुथरा प्रॉपर काम करता हूँ, और बिलीव मी कि उसमें जब मैं अपनी कॉपी में कर रहा था तो कोई गलती नहीं हुई। अब बोर्ड पे सॉल्व कर रहा था ना, आधे से ज्यादा दिमाग तुम्हें पढ़ाने में होता है, तो हो सकता है कि प्लस माइनस की हो जाए, ठीक है ना? पर जब मतलब प्रॉपर साफ सुथरा काम करते हैं कॉपी के अंदर, फिर कोई दिक्कत नहीं आती, फिर बिल्कुल सही काम चलता है। समझ आ गए? ठीक है। अब आइए अब ZJ निकाल के देखते हैं, कंट्रीब्यूशन लॉस निकाल के देखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 7/20 इंटू 7/12, ठीक है? तो ये आ गया 3, यहां पर आ गया 5, 35/3, ठीक है? सो इट इज 35/3 प्लस 4/3m, ठीक है? ये हमने निकाल लिया। अब दूसरे के लिए निकालते हैं, क्या आ रहा है? ये आ गया 20। अब इनके लिए निकालते हैं -m, ठीक है? अब इनके लिए निकालते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, आइए सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास है 20 मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है? तो ये आएगा 2/3m आएगा, -1/12 इंटू 20, ठीक है? तो ये आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, सो इट इज 2/3m माइनस 5/3, ठीक है? तो ये आ गया 2/3m माइनस 5/3, ये चीज सही है यहां तक, ठीक है? अब उसके बाद आएगा यहां पर हमारे पास आएगा m, और यहां पर आएगा 20m प्लस 200, ये चीज 20m प्लस 200, दैट्स अवर टोटल कॉस्ट एट प्रेजेंट। समझ आ रहा है? तो कॉस्ट देखो पहले कितनी थी, 220m, अब सिर्फ कितनी है 20m, तो कॉस्ट कितनी रिड्यूस कर गई है, हमें मिनिमाइज करना है तो कितनी रिड्यूस कर गई है, 220m से सीधा 20m पे आ गई है, ठीक है? तो ये तो हमने निकाला कंट्रीब्यूशन लॉस। अब निकालते हैं नेट इवैल्यूएशन रेशियो, CJ माइनस ZJ, दिस माइनस दिस, आइए निकालते हैं, ठीक है? तो ये आ गया हमारे पास 12 माइनस 35/3 माइनस 4/3m, तो ये 12 3 36, तो ये आ गया इट कम्स आउट टू बी 1/3, ठीक है? माइनस 4/3m, ठीक है? तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो क्या आ गया 1/3 माइनस 4/3m, ठीक है? 20 माइनस 20 ये आ गया 0, 0 माइनस m ये आ गया प्लस m, ये आ गया 0 माइनस दिस टर्म, so it comes out to be 5/3 minus 2/3m, m minus m ये आ गया 0, ये चीज क्लियर हो रहा है? यहां तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है। अब हमें क्या है, हमें अब चूज करना है, हमें इसके अंदर हमें चूज करना है, क्योंकि प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है इट इज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, सो वी हैव टू चूज द सबसे बड़े मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव नंबर, ठीक है? तो अब यहां पर ये 0 आ गया, ये -2/3m, ये नेगेटिव आ रहा है, ये 5/3 इज वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है? -2/3m इट इज बिग नंबर पर लेस देन m है, m से कम है, ठीक है? ये आ गया प्लस m 0, यह -4/3m, तो अगर आप दोनों में देखो तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा बड़ा है, ठीक है? तो बड़े वाला नेगेटिव नंबर कौन सा है? बड़े वाला नेगेटिव नंबर है ये वाला। सो फ्रेंड्स दिस इज अवर इनकमिंग कॉलम, ठीक है? ये हमारा जो x1 होगा दैट विल बी अवर इनकमिंग वेरिएबल, समझ आ गया? ठीक है, तो अब हमारा जो इनकमिंग वेरिएबल आएगा दैट विल बी x1 ये हमारा इनकमिंग वेरिएबल होगा, ठीक है? अब आइए देखते हैं कि किसकी कितनी क्वांटिटी हम बना सकते हैं, ठीक है? किसकी कितनी क्वांटिटी हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिसोर्सेज, ठीक है? तो वो कैसे निकलते हैं हमारे पास, इट इज 20, b को हम की कॉलम से, दिस इज की कॉलम के लिख रहा हूं यहाँ पे, ये हमारा की कॉलम है। अब जो b कॉलम है उसको मैं की कॉलम से डिवाइड करूंगा, ठीक है? सो इट इज 20
डिवाइडेड बाय 4/3 यानी 4/3, तो ये आ गया 5, तो यहां पर आ गया 15, ठीक है। 20 डिवाइडेड बाय 4/3 तो क्या आ गया 15, 20 डिवाइडेड बाय 4/3 ये आ गया 15, ठीक है। अब यहां पर 10 डिवाइडेड बाय 7/12, ठीक है, तो ये कितना आ गया 120/7, 7 ठीक है, और यहां पर बचेगा 50, 7 49, 17.1, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास कितना 120/7, सो इट इज 17.1, ठीक है। तो हमें थीटा कॉलम के अंदर जो मिनिमम नॉन सबसे छोटा नॉन नेगेटिव नंबर हमें चूज करना होता है, ठीक है। सो इट विल बी दिस नंबर 15। तो ये आ गई हमारी की रो, दिस इज अवर की रो, और ये बन गया हमारा आउटगोइंग वेरिएबल। अब ये जो A1 है ये सिस्टम से बाहर निकलेगा, ठीक है, और ये बाहर निकलेगा तो दोबारा आएगा नहीं, वापसी दोबारा आएगा नहीं। तो इसका जो कॉलम है अगर आप चाहो तो ये कॉलम आप काट सकते हो, ठीक है, इसका हम प्रयोग दोबारा हम नहीं करने वाले, ठीक है। तो अब यहां पर और हमारा जो की एलिमेंट है, की एलिमेंट या जैसे हम पिवट भी बोलते हैं, दैट इज 4/3। जो अगली टेबल हम बनाएंगे उसमें मतलब 4/3 की जगह क्या होगा 1 होगा, और इस की कॉलम के अंदर बाकी के जो एलिमेंट्स हैं यानी कि 7/12 की मैं बात कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। मैं सिंपल बिल्कुल देखो, बिल्कुल हम नॉर्मल जैसे सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व होता है प्रॉब्लम को वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। बिगिन मेथड में फर्क सिर्फ इतना है कि अगर इक्वेशन के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू या फिर इक्वल टू आ रहा है तो इस इक्वेशन में आप एक नया वेरिएबल लेके आते हो, आप क्या ऐड करते हो A1, ठीक है, उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। जितनी इक्वेशंस है, पहली इक्वेशन में A1 ऐड कर रहे हो, दूसरे में A2, तीसरे में A3, इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू आप जानते हो, ऑलरेडी जानते हो क्या है 0, उनका कोई वो सिग्निफिकेंस है ही नहीं, और ताकि वो प्रॉब्लम के अंदर दोबारा ना नजर आए, उनकी वैल्यू 0 ही रहे, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आपका मिनिमाइजेशन का, मैक्सिमाइजेशन का, उसकी इक्वेशन में अगर प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है तो आप ऐड करते हो +m, मतलब जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट आप +m रखते हो, और अगर आपको प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना है, अगर आपको प्रॉब्लम को बढ़ाना है, ठीक है, तो आप कोएफिशिएंट रखते हो -ma, a मतलब a1 a2 व्हाटएवर, ठीक है, वेयर m इज अ वेरी बिग नंबर। तो आपने मतलब प्रॉब्लम इस तरह से की है कि मतलब वो ऑटोमेटिकली जो एल्गोरिथम है उसकी वैल्यू को 0 बना देगा, ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक, ठीक है। तो वेरिएबल्स हमने बाहर निकाल दिए, ठीक है, तो हमें स्पेस चाहिए, तो ऐसा करता हूं मैं, आई होप कि मुझे इस टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा। तो ऊपर वाली टेबल हम मिटो रहे हैं। सीखते हुए राजे, लाइफ में एक बात ध्यान रखना, सीखते हुए कभी भी जल्दी मत मचाओ, ठीक है। मतलब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं, उन्हें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, 5 मिनट में पूरी इंजीनियरिंग आ जाए, जस्ट 5 मिनट के अंदर, या कुछ ऐसा कि मतलब 10 मिनट में सिखा दो, पर 15 मिनट नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो कहना नहीं चाहिए पर जिनके कामयाब होने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मतलब तुम समझ ही गए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो राजी, जब चीज़ों को सीख रहे हो तो इस तरह से सीखो कि लाइफ में आगे कभी दिक्कत ना आए। सीखते हुए पेशेंस रखो, मेहनत करो, और जो भी काम करो इस तरह से करो कि वो रिजल्ट दे जाए, ठीक है। मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं कि हाँ बस हमने यहाँ कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी कोई चीज़ आप कर रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से उसको तैयार करो, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू सिंप्लेक्स मेथड, आई प्रॉमिस यू, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू कंप्लीट ऑपरेशन रिसर्च, I promise you I will make you king of complete operation research। ये मेरा तुमसे वादा है, तुम्हें लाइफ में ऑपरेशन रिसर्च जैसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के अंदर पूरी जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और उससे रिलेटेड सभी वीडियोस जितनी भी मेरी वेबसाइट पे, मेरी मोबाइल ऐप पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, डेडिकेटेड खाली ऑपरेशन रिसर्च के लिए अलग से चैनल बनाऊंगा मैं, ठीक है ना, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, तुम वहाँ से वीडियोस देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। बिकॉज ये वो चीज़ है जो मैं दिल से मतलब पूरी दुनिया को पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज इट्स रियली वेरी इजी, और लोग इससे भागते हैं, और इससे आसान सब्जेक्ट तुम्हें कोई नहीं मिलने वाला, ठीक है, ठीक है। और कोई गलती वलती अगर इक्वेशन में हो, कैलकुलेशन में हो गई, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में बता देना, ठीक है, ताकि औरों को पता लग जाए कि यार ये मिस्टेक क्या हो रही है, ठीक है।
ओके, सो लेट्स मेक वन मोर टेबल। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे बेसिस, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल्स लिखते हैं सारे x1 x2 और s1 s2 और b, ठीक है, क्योंकि अब a1 जो है ये भी पिक्चर से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब a1 की जगह क्या आएगा, x1, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x1 x2 और यहाँ पे लिखेंगे cb यानी x1 का कोफिशिएंट कितना है 12, x2 का कोफिशिएंट कितना है 20। उसके बाद लिखेंगे cj यानी कि जो हमारी कॉस्ट की इक्वेशन है उसके अंदर इसके कोफिशिएंट्स, और वो उसमें क्या है 12 एंड वी गॉट 20 एंड वी गॉट 0 एंड 0, ये चीज, ठीक है। अब आइए अब हमें क्या करना है, दिस इज अवर की एलिमेंट, ये हमारा की एलिमेंट है, हमें इसे 1 बनाना है। उसका तरीका आपको तो नजर आ ही रहा है। पूरी इक्वेशन को कितना 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, किससे 3/4 से, पूरी इक्वेशन को, ठीक है, ये जितने हैं ये सारे, जितनी भी पूरी की पूरी रो को, सॉरी पूरी रो को आपको 3/4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 4/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 ये आ गया 1, 0 मल्टीप्लाई करेंगे किससे कर रहा हूं, 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, याद रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0, यहां पर आएगा -3/4, ठीक है। 2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 से, तो ये आ गया 1/2, ठीक है। तो यहां पर आ गया 1/2 एंड b को मल्टीप्लाई करेंगे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3/4 से, ठीक है। तो ये आ गया 5 3 15, ठीक है, हमें मालूम ही था, हमने पहले ये काम यहाँ पर कर रखा था, ठीक है। तो ये आ गया 15, ये चीज, ठीक है। तो पहली रो बहुत आसानी से हमने लिख लिया। अब क्या है, दूसरी रो जब लिखेंगे तो हमें इसको यहाँ पर 0 बनाना है, 0, ठीक है, इसको यहाँ पे 0 बनाना है। तो ये कैसे बनेगा, आइए ये देखते हैं कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पर 4/3 बनाना, 7/12 बनाना है मुझे, 7/12 4/3 की मदद से, तो 4/3 से डिवाइड कर रहा हूं, ये आ गया हमारे पास 4 4 4 दा, ये आ गया 7/16, ठीक है। तो जैसा मैंने आपको बताया था फिक्स्ड रेशो, ये 7/16 से मैं ऊपर वाली रो को मल्टीप्लाई करके नीचे वाली रो में से माइनस करूंगा, ठीक है। मतलब फिक्स्ड रेशो ये क्या है, 7/16 है, मैं ढंग से लिख देता हूं, ठीक है, 7/16 ये मैंने फिक्स्ड रेशो रखी है। ऊपर वाली जो इक्वेशन है जिसके आगे फिक्स्ड रेशो नहीं लिखी थी, उस इक्वेशन को 7/16 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली इक्वेशन में से मैं माइनस करूंगा, ठीक है। ओ यार, ये तो नीचे लिखना था, यहां पर, इधर कहां आएगा, यहां पर नीचे वाली टेबल में चलता है ना ये काम, तो फिक्स्ड रेशो ये 7/16 यहां पर, ये हाँ, ऊपर वाली इक्वेशन को 7/16 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली जो इक्वेशन है या जो नीचे वाली रो है उसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं काम, ठीक है। नीचे वाली रो में से 7/12 माइनस ऊपर वाली रो माइनस करनी है 7/16 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो ये आ गया इससे 4 4 3 12, तो आ गया 7/12 माइनस 7/12, ये आ गया 0, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये एलिमेंट आ गया 0, ये चीज, ठीक है। ये फिक्स्ड रेशो मैंने निकाली कैसे है, मैंने इससे ये वाला एलिमेंट डिवाइड किया है, तो मेरी फिक्स्ड रेशो आ गई, ठीक है। तो ये हमने पहला एलिमेंट हमने निकाल लिया, इसका कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करेंगे ताकि गलती ना हो, कोशिश रहेगी, ठीक है। अब नीचे वाली रो में से 1 में से ऊपर वाली रो माइनस करेंगे 7/16 से मल्टीप्लाई करके, तो आ गया 1, ठीक है, यहां पे आ गया 1, ठीक है। ये खास बात है, ये सिंप्लेक्स की टेबल अगर आप सही ढंग से ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, तो ये खास बात है कि जो चीजें आप बना रहे हो, जो आपके बेसिक वेरिएबल्स हैं, उनके जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हमेशा आपको 1 मिलेंगे, ठीक है। एंड दे विल मेक एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब उसमें क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आप जानते हैं ना, मतलब एक 1 होता है और बाकी सारे जीरोस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो 1 1 0 0, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा 1 1 1 ऐसा ही बनेगा, जरूरी नहीं, ऐसा हो सकता है एक रो यहाँ हो, एक कॉलम यहाँ हो, दूसरा कॉलम वहां हो, तीसरा कॉलम कहीं और हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। पर मतलब ये द थिंग इज कि कॉलम के अंदर सिर्फ एक 1 होगा और बाकी सारे जीरोस होंगे, ठीक है। तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर बनता है हमेशा।
ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब आइए अब तीसरा एलिमेंट लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें इस रो में से जो कि -1/12 है, ऊपर वाली रो माइनस करनी है। ठीक है, 2/3 माइनस करना है 7/16 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 7/16 से मल्टीप्लाई करके, तो 2/3 इंटू, ओके, ये यहाँ से कट गया, ये आ गया 8। ठीक है, 8 3 24। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7/24। अब ये माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आ गया -2, अगेन -7/24, -9/24 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3/8, -3/8। यहाँ पर क्या आ गया, -3/8। ये बुक में चेक कर लेना, एक बार बुक में चेक कर लेना। ठीक है, या हमने गलत किया है, उन्होंने गलत किया, देख लेना। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास -3/8। क्लियर है, -1/12 -2/3 है, 7/16 से हमने मल्टीप्लाई करके माइनस किया है, इसे 8 3 24, 7/24। ठीक है, तो 24 तो ये ऐसे ही रहेगा, -7 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर -2 आ गया, -9/24। ठीक है, सो -3/8। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गए। ठीक है, ओके। अब आइए अगला यहाँ पर एलिमेंट देखते हैं, या अगला हमारे पास क्या होगा, अगला हमारे पास एलिमेंट क्या बनेगा, इट विल बी 0। ये 0 माइनस ऊपर वाली रो मल्टीप्लाइड बाय 7/16, सो -7/16 आएगा अगला एलिमेंट, -7/16। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, अब आइए बी कॉलम में देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, 10 - 20 इंटू 7/16। ठीक है, तो ये आ गया 5, ये आ गया 4। ठीक है, सो इट विल बी 40 - 35/4, सो इट इज 5/4। ठीक है, यहाँ पर आ गया है 5/4। बी कॉलम में ऑलवेज द वैल्यू दे विल बी पॉजिटिव ऑलवेज। अगर नेगेटिव आ रही है तो आपने कैलकुलेशन में गलती की है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। बी कॉलम ये रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ऑलवेज। ठीक है, समझ आ रहे हैं यहाँ तक, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब आइए फिर कंट्रीब्यूशन लॉस निकालते हैं हम, ZJ हम निकालते हैं। तो यहाँ पर आएगा दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये आ गया 12, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, ये आ गया 20। ठीक है, अब आइए अब आगे की कैलकुलेशन हम परफॉर्म करते हैं। कैलकुलेशन काफी है इसके अंदर, पर आराम से करेंगे, कोशिश करेंगे कोई गलती ना हो। ठीक है, और मैं ये वीडियो बिल्कुल भी दोबारा नहीं बनाने वाला। अगर कोई गलती होगी तो हम फिर नीचे कमेंट्स में बता देंगे कि इसकी जगह ये आएगा, इसको ठीक कर लेना। तो ये आ गया -3/4 इंटू 12। ठीक है, उसके -3/8 इंटू 20, ये आ गया। तो यहाँ पे ये आया हमारे पास 3, और ये आ गया हमारे पास 2, यहाँ पर आ गया है 5, सो इट इज -9 - 15/2। ठीक है, सो इट इज, हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है यहाँ पे, ये माइनस था, यहाँ पे हमने पूरी की पूरी रो को हमने 3/4 से वो किया था, तो -1 का ये -3/4 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने जो S1 वाली रो है उसके अंदर हमने क्या किया था, बट इट वाज 7/16 से हमने मल्टीप्लाई किया था, 0 - 7/16 -+7/16। ठीक है, बस 2 में लिखा हुआ हमने। आई थिंक हमने कोई गलती कर दी है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या आना चाहिए, फिक्स रेशियो है 7/16। ठीक है, तो S1 के नीचे क्या आएगा, S1 के नीचे क्या आएगा हमारे पास, 0 - 1 -1 तो +1 आ जाएगा, इंटू 7/16। सो हेयर वी मस्ट हैव 7/16।
ठीक है, ये 7/16 यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, और अगले कॉलम में भी लिखा हुआ है। अब वहां पर क्या होगा वहां पर भी देखते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 7/16, ठीक है। अगले कॉलम में हमारे पास क्या होना चाहिए, -1/12 -2/3 इंटू 7/16, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 8 24/7 -1/12 माइनस अगेन माइनस, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 2 9। मुझे लग रहा है हमने वैल्यूज उल्टी लिख दी। ये यहाँ पे लिखना था, -3/8 यहाँ आना था, -3/8, और ये यहाँ पर आना था 7/16, ठीक है। मुझे लग रहा है हमने वैल्यूज गलत लिखी थी, ठीक है। इसको एक बार हमने चेक कर लिया, ठीक है। तो ये हमने रेक्टिफाई कर लिया यहाँ पे, ठीक है, -3/8, ठीक है, -3/8। आई होप सो, शायद सही है, ठीक है। ओके, तो आइए इसको चेक करते हैं। सो -3/4 इंटू 12, ठीक है, और +20 इंटू 7/16। तो ये आ गया यहाँ पे, इससे कटा 3, सो इट इज -9, प्लस यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 4, सो +35/4, and here we have -36 plus 35/4, so -1/4 यार, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा -1/4। आइए अगला देखते हैं हम। ठीक है, आइए अगला सॉल्व करते हैं। एंड हमारे पास क्या आ रहा है, 12 इंटू 1/2 -3/8 इंटू 20, ठीक है। तो ये आ गया 6, और यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ गया 5, सो -15/2, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 12 -15/2, तो ये आ गया -3/2। Here we have -3/2, ठीक है। अब लास्ट में कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे 7/16 था, लास्ट में क्या रहा है हमारे पास, 15 इंटू 12 प्लस 20 इंटू 5/4, ठीक है। तो ये आ गया 5 था, यहाँ पर आ जाएगा 25, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया 150 प्लस 30 180, ठीक है, 180, सो इट कम्स आउट टू बी 205, ठीक है, 205 ये चीज। अब आइए निकालते हैं CJ माइनस ZJ। CJ माइनस ZJ, ये मतलब इस लेवल का अभी तक का प्रॉफिट आ गया, ये अभी तक का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब CJ माइनस ZJ निकालते हैं, 12 - 12 ये आ गया 0, 20 - 20 आ गया 0, 0 माइनस -1/4 ये आ गया +1/4, 0 माइनस 3/2 तो ये आ गया +3/2, ठीक है। अब क्या चीज़ है, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें मिनिमाइज करना है, तो हम मतलब कौन सा यहाँ पर इस नेट इवैल्यूएशन रो में कौन सा नंबर सिलेक्ट करेंगे, सबसे बड़े मैग्नीट्यूड वाला नेगेटिव नंबर, पर यहाँ पर सारे पॉजिटिव है या 0 है। 0 होने का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई चेंज करोगे, तो मतलब अगर आप एक इस वेरिएबल का एडिशन करते हो तो आपके सॉल्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, z की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0 का ये मतलब होता है, और अगर यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब ये होता है कि अगर आप एक आर्टिकल बनाते हो S1 का या S2 का, तो उससे जो अब प्लस वैल्यू आ रही है, तो जो Z वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। प्लस पॉजिटिव आना मतलब इंक्रीज करेगा, नेगेटिव आना मतलब डिक्रीज करेगा, ठीक है। पर यहाँ पर नेगेटिव कोई भी वैल्यू नहीं है CJ माइनस ZJ की, यानी कि अब जो सिचुएशन है इट हैज बीन ऑप्टिमाइज, वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है। ये चीज आपको समझ आई, ठीक है। तो हमने सॉल्यूशन, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है, ठीक है। हमारी x1 की वैल्यू कितनी आ रही है, x1 की वैल्यू आ रही है 15, और x2 की वैल्यू आ रही है 5/4, और जो हमारा
मतलब जो फंक्शन है उस ये जो फंक्शन है 12x1 प्लस 20x2, इसका जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जो निकल के आ रहा है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकल के आ रहा है, इट कम्स आउट टू बी 205। तो समझ आ गया आपको? ठीक है, तो बेसिकली अब आई होप मतलब आपको बिग एम मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, टोटल मतलब 1 घंटे 10 मिनट हो चुके हैं हमें इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए। ठीक है, पर अब आई स्ट्रांगली फील कि मुझे अगेन इस मेथड को एक बार सम अप कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो मेथड है ये बेसिकली कहाँ रजे, इन प्रॉब्लम्स को एक बार खुद, अब लेक्चर खत्म होगा उसके बाद आप इस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करके देखना। अगर कोई कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक है तो आप नीचे कमेंट्स में बता देना। ठीक है, मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगा, नहीं तो एटलीस्ट बाकी स्टूडेंट्स को भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो बिग एम मेथड कहाँ इस्तेमाल होता है? ठीक है, बेसिकली जो सिंपलेक्स मेथड है आप उसमें मतलब जो प्रॉब्लम है उसे मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, मिनिमाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। पर जब कंस्ट्रेंट्स की बात होती है तो अगर कंस्ट्रेंट है 6x1 प्लस 8x2 सपोज कीजिए लेस देन इक्वल टू 100, ठीक है, और दूसरी कंस्ट्रेंट है 7x1 प्लस 12x2 लेस देन इक्वल टू 120। अगर लेस देन इक्वल टू है कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप प्लस s1 प्लस s2 करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर जब अगर जो कंस्ट्रेंट्स हैं इफ दे आर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको स्लैक वेरिएबल माइनस करने पड़ेंगे, जिन्हें हम सरप्लस वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है, तो स्लैक वेरिएबल्स आपको माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब आप इस तरह से जब आपने ये काम किया, ठीक है, माइनस करके जब आप इक्वेशन बना रहे हो तो जब आप सॉल्व करोगे तो सिंपलेक्स मेथड काम नहीं करेगा, पहली टेबल ही ब्लॉक हो जाएगी, आगे प्रोसीड नहीं करेगी। चाहे मैक्सिमाइज करो मिनिमाइज करो, मतलब वो प्रॉब्लम उसमें आपको दिक्कत आपको क्रिएट होएगी। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि जब भी कोई इस तरह की इक्वेशन आती है ये ग्रेटर देन इक्वल टू वाली, तो अगर आप इन इक्वेशंस को अगर आप ड्रॉ करो तो जो फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन है। कुल मिला के जो ओरिजिन है, x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 0, वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता। और सिंपलेक्स मेथड काम कैसे करता है, वो x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 0 को सॉल्यूशन मान के फिर s1 s2 की वैल्यू निकालता है। तो जब आप x1 और x2 की वैल्यू 0 पुट करोगे और s1 और s2 निकालोगे तो वो नेगेटिव आएंगे। हालांकि हम जानते हैं कि सिंपलेक्स मेथड में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं s1 और s2 भी, वो सारे के सारे दे आर नॉन नेगेटिव, पर यहाँ पर नेगेटिव आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम ब्लॉक हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं। इन इक्वेशन के अंदर हम a1 और a2 ऐड करते हैं। ये आप कब ऐड करोगे, जब प्रॉब्लम में इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू वाली है? नहीं, आप कब ऐड करोगे, व्हेन द प्रॉब्लम, जब इक्वेशन है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू वाली में नहीं करोगे, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली में करोगे, या फिर इक्वल वाले में करोगे, इक्वल वाले में। ठीक है, जैसे x1 प्लस x2 आपको दे रखा है तो आप प्लस a3 करोगे इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो या तो ग्रेटर देन वाली में आप आर्टिफिशियल वेरिएबल का प्रयोग करते हो या इक्वल टू वाली इक्वेशन में आप आर्टिफिशियल वेरिएबल का प्रयोग करते हो। यहां तक आपको समझ आया? ठीक है, अब जब आपने ये वेरिएबल्स लिखे हैं तो प्रॉफिट की या कॉस्ट की इक्वेशन में भी ये जाएंगे। ठीक है, तो अगर तो प्रॉब्लम है मैक्सिमाइजेशन की, ठीक है, तो जो भी इक्वेशन है, जैसे ये इक्वेशन थी हमारे पास 12x1 प्लस 20x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2। अब अगर तो आपको इसे मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -ma1 -ma2, जहां पर ये बहुत ज्यादा बड़े नंबर है, वेयर m इज अ वेरी बिग नंबर। अगर आपको प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है, अब यहां पर हमें मिनिमाइज करना है, ठीक है, तो हम यहां पर माइनस नहीं करेंगे, हम यहां पर प्लस करेंगे इक्वेशन में। तो उससे क्या होगा, अब मिनिमाइज करना है ना, वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, और m है एक बहुत बड़ा नंबर, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप a1 और a2 दोनों की वैल्यू 0 निकल आएगी अपने आप। ठीक है, जो कि 0 ही है। याद रखना इस चीज को कि आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू a1 और a2 दोनों की वैल्यू, जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू 0 होती है, 0। जो टू फेज मेथड है वो काम ही इसी बेस पे करता है।
उसका जो बेसिस है वो यही है कि मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल की वैल्यू 0 होती है। अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल की कुछ वैल्यू अगर आपने निकाल ली बाय चांस, तो यानी कि आपने क्वेश्चन या तो गलत सॉल्व किया या फिर जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है दे हैव गॉट नो पॉसिबल सॉल्यूशन, उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये चीज यहां तक आपको समझ आ गई? ठीक है, तो आप इक्वेशन में आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड करते हो और फिर सिंप्लेक्स मेथड उसी तरह से सॉल्व करते हो जैसे आप करते आए हो। ठीक है, जैसे नॉर्मल कैलकुलेशन परफॉर्म होती है वैसे ही आप परफॉर्म करते हो। ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है कि टेबल के अंदर सबसे पहले आप आर्टिफिशियल वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हो। ये चीज आपको समझ आ गई? ठीक है, आर्टिफिशियल वेरिएबल अगर किसी इक्वेशन में है, क्या वर्ड यूज किया है, अगर किसी इक्वेशन में है तो आप इस इक्वेशन के अंदर पहले आर्टिफिशियल वेरिएबल निकालोगे। अगर किसी इक्वेशन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं है तो फिर उस केस में आप स्लैक वेरिएबल का प्रयोग करोगे। समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? अगर किसी इक्वेशन के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल है तो बेसिस के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा, अगर नहीं है तो स्टार्टिंग टेबल जो सबसे पहली टेबल बनाते हो उसमें फिर स्लैक वेरिएबल आएगा। समझ आ रहा है? सर कोई ऐसी भी इक्वेशन होती है जिसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होता? हाँ जी होती है, लेस देन इक्वल टू वाली, उसके अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ स्लैक होता है। ग्रेटर देन इक्वल टू वाली में या फिर इक्वल टू वाली के अंदर आर्टिफिशियल भी होता है, स्लैक भी होता है, दोनों होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है, तो सिंपल प्लेन उसी तरीके से सॉल्व करोगे और जब भी एक आर्टिफिशियल वेरिएबल प्रॉब्लम में से बाहर निकलेगा, ठीक है, आउटगोइंग वेरिएबल बनेगा, तो आप उसका जो कॉलम है वो पूरा कॉलम ही उड़ा दोगे। आप उसका कॉलम ही उस टेबल में से उड़ा दोगे, आप उसे दोबारा कैलकुलेट नहीं करोगे। ठीक है, एक बार वो निकल गया, निकलने का मतलब क्या होता है? कोई वेरिएबल टेबल में से बाहर निकलता है, इसका मतलब होता है कि इट इज नॉन बेसिक वेरिएबल, और जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू 0 आती है। 0 उनकी वैल्यू क्या होती है? 0। समझ आ रहा है? A1 A2 जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल उनकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एक बार वो बाहर निकला, आपने अभी आर्टिफिशियल वेरिएबल एक बार बाहर निकला, आपने उस टेबल में से इसका कॉलम ही उड़ा दिया ताकि दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, वो आएगा ही नहीं, कभी दोबारा नहीं आएगा वो। आपने इक्वेशन इस तरह से डेवलप किए कि वो दोबारा नहीं आएगा। समझ आ रहा है? तो आप इस तरह से बिग एम मेथड बेसिकली एक ट्रिक है प्रॉब्लम को शुरू करने की। ठीक है ना? एक बार शुरू हो जाती है प्रॉब्लम, जब चल पड़ती है, ठीक है, फिर वो चल पड़ती है, फिर आपको मतलब दिक्कत नहीं देते। समझ आ रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको लेक्चर? नीचे आपको कमेंट्स में जरूर मेंशन करना है। मतलब मुझे आप लोगों के कमेंट्स का हमेशा ही बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई करूं ना करूं वो डिपेंड करता है कि टाइम की अवेलेबिलिटी पे, और बहुत सारे फैक्टर्स बीच में आ जाते हैं, बहुत सारे, लिटरली बहुत सारे। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आप कोई भी कमेंट आप करते हो, ठीक है, आपने कमेंट करा, ठीक है, उसके बाद चाहे आपने डिलीट भी कर दिया, पर सारा सिस्टम इस तरह से डिजाइन होता है कि जब भी आप कोई भी कमेंट करते हो सीधा मेरे पास एक मेल आता है, मेल, ठीक है, मेल आता है कि इस स्टूडेंट ने ये कमेंट किया है इस वीडियो के ऊपर। ठीक है, और मैं जैसे ही वो मेल आता है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे ही वो मेल आता है मैं सबसे पहले उस मेल को पढ़ता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा ही बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। दे आर माई वन एंड ओनली मोटिवेटिंग फोर्स। आपका जो प्यार हमें मिलता है, जो फीडबैक मिलता है, जो कमेंट्स मिलते हैं, मतलब इन्हीं की वजह से हम आगे चलते रहते हैं। दे आर अवर ओनली मोटिवेटिंग फोर्स। नहीं तो यकीन मानिए, सच कह रहा हूँ फ्रेंड्स, झूठ नहीं बोल रहा, कब के छोड़ चुके होते हैं सब कुछ, सही में जो सर्कमस्टांसेस वगैरह हैं, मतलब कब का छोड़ चुका होता है सारा कुछ। पर ये सिर्फ आपका प्यार है जो मतलब, या जिसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं, जो हमें चलाए रखता है। सभी टीचर्स की यही कहानी है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। मुझे लगता है आपको बिग एम मेथड का एक और न्यूमेरिकल मैं करवा देता हूँ, एक और छोटा सा न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं। उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि वो समझाऊंगा नहीं, सिर्फ सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है ना? उसके बाद फिर उससे अगले लेक्चर के अंदर हम 2 फेज मेथड किस तरह से काम करता है, वो बहुत सिंपल है। उसका बेसिक ही यही है, बेसिक यही है कि A1 A2 A3 जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल है उनकी वैल्यू 0 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है A1 A2 A3 सारे आर्टिफिशियल वेरिएबल, इनकी वैल्यू 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि A1 प्लस A2 प्लस A3 जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं सबका जो सम है, सबका जो सम है वो भी क्या है? दैट्स आल्सो 0। ठीक है ना? सही कह रहा हूं मैं? इस एक कंसेप्ट पे बेस्ड है 2 फेज मेथड। ठीक है, और उसकी एक बहुत जबरदस्त एज है, एज वो डेंजिंग जी ने खुद बनाया था। ठीक है, जो 2 फेज मेथड है
ये तो जो बिग एम मेथड है चार्ल्स जी ने बनाया, ये भी बड़ा जबरदस्त है, बट टू फेज मेथड अलग ही है। उसका फायदा ये है कि जो कैलकुलेशन वो 2 फेजेस में होती है, ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपने मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करी और आर्टिफिशियल वेरिएबल की कुछ वैल्यू निकल आई, वैल्यू 1 2 3 कुछ वैल्यू निकल आई, तो यानी कि आपका क्वेश्चन सॉरी यानी कि जो इक्वेशन है उनका सॉल्यूशन है ही नहीं, ठीक है। अब कैसा लगेगा ना, आपने पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करी, लास्ट में जो बेसिस वाला कॉलम है उसके अंदर ए प्रेजेंट है मतलब ए की कुछ वैल्यू आ रही है और कोई दिक्कत नहीं है, आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वहां पे बी कॉलम में वैल्यू लिखी होती है ना, हो सकता है बी कॉलम के अंदर 0 लिखा हो, ठीक है। यहां पर आर्टिफिशियल वेरिएबल ए, वहां पर 0, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब है, जब बेसिस वाले कॉलम के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल है और उसकी जो वैल्यू है इट इज नॉन जीरो, ठीक है। दिक्कत तब आ रही है, ठीक है। तो बड़ा दुख होगा कि यार इतनी लंबी कैलकुलेशन करी, ठीक है, और लास्ट में सॉल्यूशन क्या निकल के आया, नो सॉल्यूशन, कि इन इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। तो बड़ा दुखेगा। तो जो टू फेज मेथड है उसमें पहले हम चेक करते हैं, ठीक है, कि क्या सॉल्यूशन प्रेजेंट है, और अगर सॉल्यूशन प्रेजेंट हो तभी हम कैलकुलेशन करते हैं। तो डेंजिंग जी के दिमाग के ऊपर से, और लिटरली मतलब ये चीज तो देख लीजिए, डेंजिंग जी का दिमाग मतलब कुछ अलग ही लेवल पे चलता था, ठीक है। मेरे ख्याल से अब तो एट प्रेजेंट डेंजिंग जी हमारे बीच में नहीं है, वो मेरे ख्याल से 2005 के अंदर जहाँ तक मुझे लगता है शायद एक्सपायर हो गए थे, और उन्होंने जो सिंप्लेक्स मेथड पे काम किया था वो 1947 के करीब में किया था। तो मतलब वो मेथड अलग ही है। पर उससे पहले अभी ये लेक्चर 3 था, लेक्चर 4 में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर लेक्चर 5 के अंदर हम टू फेज मेथड पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।